नमस्कार। तेलंगाना की राजनीति में एक नया उबाल आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के दौरे पर थे। निज़ामाबाद की सभा में उन्होंने लोगों की भारी करतल ध्वनि के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर हमला बोला। उन्होंने खुलासा किया कि केसीआर उनसे दिल्ली में मिलने आए थे और ये इच्छा जाहिर की थी कि उनको एनडीए में शामिल कर लिया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने साफ मना कर दिया। और साफ मना ही नहीं कर दिया, इसके अलावा जो केसीआर ने कहा वो बात और इंटरेस्टिंग है। ये समझने की बात है कि किस तरह से देश की जो ये वंशवादी पार्टियां हैं वो काम करती हैं, उनकी मानसिकता क्या है। चंद्रशेखर राव उससे अलग नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा, आपको पता है कि केसीआर की राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी महत्वाकांक्षा है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम टीआरएस से बदलकर बीआरएस रखा, तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर भारत राष्ट्र समिति किया और राष्ट्रीय पार्टी के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया, इस उम्मीद में कि शायद उनकी पार्टी का दर्जा राष्ट्रीय हो जाएगा, जो अभी तक हुआ नहीं और न ही उनका जो है जनाधार है। उनको लगता है कि वो दक्षिण के ऐसे चुने हुए चुनिंदा नेताओं में हैं जो हिंदी फर्राटे से बोल सकते हैं, तो इसलिए उनको दक्षिण के बाहर भी उनको समर्थन मिल सकता है। इसीलिए इसी कोशिश में वो महाराष्ट्र में 2-3 सभाएं की। उन्होंने बड़ा पैसा खर्च किया उन्होंने महाराष्ट्र में अपनी पार्टी की एंट्री के लिए, लेकिन उसके बाद वो शांत हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री से उनकी क्या बात हुई थी? प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने 2 बातें रखी थी। पहले एक मुलाकात में कहा कि वो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं, प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे मना कर दिया। दूसरी मुलाकात में उन्होंने कहा कि मैं बहुत काम कर चुका हूं, अब मैं अपना राजपाट अपने बेटे केटीआर को सौंपना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने बात तो सुनी, लेकिन उसके बाद उनको काफ़ी कायदे से झटका। उन्होंने कहा कि आप होते कौन हैं अपने बेटे को राजपाट सौंपने वाले? ये फैसला करने का अधिकार आपको किसने दिया है? ये देश में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में, जनतंत्र में, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ मतदाता का होता है। मतदाता ही तय करेगा कि कौन सत्ता में रहेगा, कौन सत्ता में नहीं रहेगा। तो इसलिए आप इस गलतफहमी से निकल जाइए कि आप किसी को राजपाट सौंप सकते हैं या ये अधिकार आपके पास है कि आप किसी को राजपाट सौंप सकते हैं। देखिए, तेलंगाना की राजनीति इस समय बड़ी उलझी हुई है। तेलंगाना में एक तरह से एक छत्र राज्य था केसीआर का, लेकिन पिछले कुछ खास तौर से पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार वहाँ बढ़त बना रही थी। 3 उपचुनाव बीजेपी जीती केसीआर के खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ। उसके अलावा सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया तेलंगाना की राजनीति में वो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के बाद। इन चुनावों में जो नतीजा आया वो चौंकाने वाला था। पिछले चुनाव में भारतीय 150 सीटें हैं कुल ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, उसमें से बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें मिली थी और तेलंगाना राष्ट्र समिति को 99 सीटें थी। लेकिन इस बार के चुनाव में 2020 में जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी की सीटें 4 से बढ़कर 48 हो गई और तेलंगाना राष्ट्र समिति की सीटें 99 से घटकर 66 रह गई। किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। तो सत्ता में आने के लिए, सरकार बनाने के लिए किसी का समर्थन चाहिए था। केसीआर एक बार फिर बीजेपी के दरवाजे पर गए। उन्होंने प्रधानमंत्री से और भाजपा के नेताओं से अपील की कि जो है उनको समर्थन दिया जाए सत्ता में आने के लिए। सत्ता का बंटवारा कर लेंगे, दोनों मिलकर सरकार बना लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि हम तेलंगाना की जनता के साथ धोखा नहीं कर सकते। आपके खिलाफ हमको जो वोट मिला है, हमको जो सीटें मिली हैं, वो आपकी सीटों की कीमत पर मिली हैं। आप जो सीटें हारे हैं वो हमको मिली हैं, तो इसलिए हम आपसे समझौता नहीं कर सकते। और नहीं किया बीजेपी ने समझौता। केसीआर उसके बाद बहुत नाराज़ हो गए। वो प्रधानमंत्री से लगातार उससे पहले मिल रहे थे, उनकी प्रशंसा कर रहे थे, उनको शॉल उड़ाने और दूसरे तरह के सम्मान देने के लिए जाते रहते थे। उसके बाद से वो प्रधानमंत्री के खिलाफ
व्यक्तिगत रूप से टिप्पणियां करने लगे, आक्षेप, आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। और उसके बाद से जो है दोनों पार्टियों और नेताओं के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आखिरकार केसीआर को असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन लेना पड़ा ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सत्ता में आने के लिए। तो ओवैसी के समर्थन से वो बन तो गए, लेकिन उनके मन में ये कांटा चुभता रहा कि भाजपा ने, खासतौर से प्रधानमंत्री ने, उनके दो प्रस्ताव ठुकरा दिए। एक इस बात के लिए कि उनको एनडीए में उनकी पार्टी को शामिल कर लिया जाए, दूसरा हैदराबाद में समर्थन के लिए। और उनके दाहिने हाथ एटला राजेंद्र, जो उनसे परेशान होकर उनके वित्त मंत्री रह चुके थे, नंबर 2 माने जाते थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बाई इलेक्शन हुआ, उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दिया, बीजेपी के टिकट पर लड़े और चुनाव जीत गए। इससे और धक्का लगा केसीआर को। उसके बाद 2 और उपचुनाव हुए, दोनों में वो दोनों सीटें बीजेपी जीत गई। तो उसके बाद जो है केसीआर को लगने लगा कि बीजेपी को रोकना ज़रूरी है। तो प्रधानमंत्री का जो एक तीसरा आरोप था, उन्होंने कहा कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस और बीआरएस ने मिलकर काम किया। बीआरएस ने कर्नाटक में कांग्रेस की मदद की। ये दोनों पार्टियां अंदर से मिली हुई हैं। फिर उन्होंने आरोप लगाया कि ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, वंशवादी तो है ही, ये भ्रष्टाचारी भी है। उन्होंने कहा कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठने का साहस नहीं कर सकता। तो इसलिए केसीआर से बीजेपी का कोई समझौता, कोई तालमेल नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री के इस बयान के तुरंत बाद केसीआर के बेटे केटीआर का बयान आया और उन्होंने कहा कि उनके पिता कभी इतने पागल नहीं हो सकते कि वो एनडीए में जाने की सोचें। अब आप देखिए, मामला बड़ा स्पष्ट है। सब कुछ होने के बावजूद केसीआर जो विपक्ष का गठबंधन बनाए, इंडी अलायंस, उसमें शामिल नहीं हुए, उसकी किसी बैठक में शामिल नहीं हुए। वो हालांकि कोशिश करते रहे कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ एक मोर्चा बने, जिसमें उनको कामयाबी नहीं मिली। अपनी पार्टी का जो है राष्ट्रीय पार्टी के रूप में रजिस्ट्रेशन भी कराया, नाम भी बदल दिया, लेकिन उस सब से कोई फ़ायदा हुआ नहीं। उनकी स्थिति जो जिस हालत में थी वहीं रही। लेकिन कर्नाटक के चुनाव के बाद और दूसरा फैक्टर हुआ भारतीय जनता पार्टी का एक गलत कदम, बांदी संजय कुमार को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के बाद। तेलंगाना में जो परिस्थिति बन गई थी, राजनीतिक जो माहौल बन गया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 की पार्टी की जगह पर आ गई थी परसेप्शन में और लोगों की सोच में भी। लेकिन इन 2 घटनाओं के बाद कांग्रेस पार्टी को वहाँ थोड़ा फ़ायदा हुआ है। तो अब ये लड़ाई जो लग रहा था, आज से कर्नाटक के चुनाव से पहले तक लग रहा था कि सीधी होगी केसीआर और बीजेपी के बीच में, अब ये ट्रायंगुलर फाइट हो गई है। प्रधानमंत्री ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीआरएस और कांग्रेस में कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों मिले हुए हैं, ये दोनों वंशवादी पार्टियां हैं, ये दोनों भ्रष्टाचार का पालन पोषण करती हैं। तो इसलिए वो बीजेपी के लिए एक अलग अलग जो है स्थान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के इस दौरे से क्या तेलंगाना की राजनीति में फिर एक बदलाव आएगा? क्या तेलंगाना की राजनीति एक नई करवट लेगी? क्या बीजेपी ने जो स्थिति पिछले 3-4 महीनों में खो दी थी, उसको फिर से हासिल कर पाएगी? ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों से मिलेगा। लेकिन उस चुनाव के कैंपेन की, अभियान की शुरुआत हो चुकी है और प्रधानमंत्री ने बता दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी बीआरएस के प्रति इसी तरह से हमलावर रहेगी। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। नमस्कार।